मैं शिवनाथ बिहारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, परीक्षाओं का मौसम शुरू ही होने वाला है। अगले महीने से स्कूल की परीक्षाओं के साथ ही तमाम बोर्ड्स की भी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी और परीक्षा को लेकर के अधिकांश छात्र तनाव में रहते हैं। छात्र तो छात्र, आजकल के अभिभावक भी अपने बच्चों की परीक्षाओं को लेकर के काफी तनाव में रहते हैं। लगता है जैसे ये परीक्षा उनके बच्चे की नहीं, उनकी खुद की है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन फोबिया के चलते क्वेश्चन पेपर देखते ही पहले से सीखा हुआ सब कुछ भूल जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों को जब देखो तब वे पढ़ते रहते हैं। 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, यहां तक कि 18 घंटे तक वो पढ़ते रहते हैं। पता नहीं वो क्या पढ़ते हैं और फिर कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि अगर वे सही से इतनी देर तक सही चीजों की पढ़ाई करें ना, तो या तो उनकी जगह पागल खाने में होंगी या फिर वो तो IAS भी टॉप कर जाएंगे। दोस्तों, आपने कुछ ऐसे बच्चों को भी देखा होगा जिन्हें अपनी पढ़ाई के लिए मुश्किल से 3-4 घंटे का भी वक्त नहीं मिलता। उन्हें जब भी देखो वे पिता की दुकान, घर या खेत के काम में बिजी होंगे। पता नहीं वे पढ़ते कब हैं। दोस्तों, दोनों ही में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। एक में है कि पता नहीं क्या पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं, और दूसरे में है कि पता नहीं वो कब पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे जब एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं ना, तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ये 3-4 घंटे पढ़ने वाले ने ही किया है टॉप और वो 12, 14, 16 या 18 घंटा पढ़ने वाला हो गया है फ्लॉप। दोस्तों, ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या आपको पता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि पढ़ना भी एक कला है और इस कला को सीखने के लिए पढ़ने का मनोविज्ञान जानना जरूरी है। दोस्तों, क्या आपको पढ़ाई का मनोविज्ञान पता है? क्या आपको रटने यानी याद करने और सीखने में फर्क मालूम है? दोस्तों, क्या आप किसी ऐसी कला के बारे में जानना चाहेंगे जिसको जानकर, जिसको अपनाकर आपको याद करने व भूलने के झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए? दोस्तों, आज के वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। यह वीडियो इस चैनल पर डाले गए अब तक के तमाम वीडियोज में सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। क्योंकि मुझे एक साथ कई सारे टॉपिक पे डिस्कशन करना है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा और इसके बाद भी मुझे आगे की कड़ियों में बाकी की चीजें पूरी करनी होगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे इस सीरीज को, अगली कड़ियों को भी जल्द देखें, तो आपसे आग्रह होगा कि आप इस वीडियो की लंबाई देख करके इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, इसे पूरा सुनिएगा। और अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर के वाकई सीरियस हैं तो मैं ये भी प्रार्थना करूंगा कि आप इसे शुरू से अंत तक देखिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें अपने विचारों से भी अवगत कराइएगा, ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए इसका फिर दूसरा भाग ले आए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक समय से पहुंचता रहे। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के बच्चे सीखने समझने की तुलना में रटने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। सीखने समझने के लिए ना तो वो समय देने को तैयार हैं और ना ही मेहनत करने को। सीखने समझने के लिए समय लगाना उन्हें समय की बर्बादी लगता है और इससे उन्हें 2 नुकसान होते हैं। पहला नुकसान तो यह है कि वो जितनी जल्दी किसी चीज को सीखते हैं ना, उतनी ही जल्दी उन्हें भूल भी जाते हैं। हालांकि वे सीख जाते हैं, यह उनका भ्रम है, वे सीखे नहीं होते। सच्चाई तो यह है कि उन्हें सीखने का मतलब भी सही से मालूम नहीं। वे तो याद करने या रट लेने को ही सीखना समझते हैं, जबकि रटना व सीखना दोनों 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं, जिसके बारे में आगे मैं उदाहरण के साथ आपको क्लियर करूंगा। दोस्तों, अगर आप किसी चीज को रटेंगे तो आज नहीं तो कल उसे भूलेंगे ही भूलेंगे, लेकिन अगर आप उसे सीख जाएंगे ना,
तो फिर उन्हें भूलने का कभी कोई सवाल ही नहीं पैदा। बच्चों के साथ दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि रट्टामार पढ़ाई के चलते वे एकेडमिक एग्जाम में भले ही अच्छे मार्क्स ले आए पर वे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए विषय की समझ व गहराई दोनों की जानकारी जरूरी है। दोस्तों आजकल मैं देखता हूं कि हाई स्कूल के बच्चे भी अभ्यास में पूछे गए प्रश्न खुद से नहीं लिखते। अधिकांश जगह शिक्षक ही हर प्रश्न का उत्तर उन्हें लिखा देते हैं। शिक्षक भी बच्चे को उत्तर लिखना सिखाने के लिए समय देने व मेहनत करने को तैयार नहीं। बहुत जगह शिक्षक तो छात्रों को किताब खोलकर दिखा देते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर यहां से यहां तक लिख लो। कुछ शिक्षक बच्चों को प्रश्नों के उत्तर में जो लिखवाए रहते हैं ना, उसी को लाइन बाय लाइन रट कर सुनाने या एग्जाम में लिखने को कहते हैं। बच्चे ने उनकी लिखाई हुई चीज में थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो फिर वे उसके नंबर काट लेते हैं, सीधे बोलते हैं कि मैंने जो लिखाया उसे क्यों नहीं लिखा। दोस्तों मैं अभी बात कर रहा था कि आज के डेट में बच्चों को रटना मजबूरी क्यों हो गई। बच्चा अगर खुद से उत्तर लिखना सीखेगा ना तो उसे विषय की समझ भी होगी, और यदि उसने खुद से उत्तर लिखा है तो वह उसे याद भी रहेगा। उसे प्रश्न का जवाब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब उसने खुद से उस प्रश्न का उत्तर लिखा है तो वह उसे समझ चुका होगा। और जब समझ गया है तो इस स्थिति में अगर वो कुछ भूलता भी है ना तो अपनी ओर से जोड़ करके उस उत्तर को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों आखिर ये समझना कहते किसे हैं? आप कैसे समझेंगे कि हम कोई चीज को समझ गए? अगर आप किसी चीज को समझना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों पढ़ाई जो है वो 4 चरणों में होती है। आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, पर मैं इसे बोलता हूं प्री स्टडी, स्टडी, पोस्ट स्टडी एंड रिवीजन। अभी मैं केवल आपको सिंपल इसको डेफिनेशन बता रहा हूं, बाद में कुछ एग्जांपल भी इसको समझाऊंगा। प्री स्टडी का मतलब है स्कूल, ट्यूशन या कोचिंग में पाठ को पढ़ाए जाने से पूर्व घर में खुद से उस पाठ को पढ़कर समझने की कोशिश में की गई पढ़ाई। जी हाँ, स्कूल, ट्यूशन या कोचिंग में पाठ को पढ़ाए जाने से पूर्व जो छात्र घर पर खुद के पढ़ाई के समय में उस पाठ को पढ़कर खुद से समझने की कोशिश में जो पढ़ाई करते हैं ना, इसे ही मैंने प्री स्टडी का नाम दिया है। दूसरा चरण है स्टडी, जिसका मतलब है कि जब शिक्षक पढ़ा रहे हैं आप उस समय उसे कैसे पढ़ रहे हैं, इस पढ़ाई का नाम हमने दिया है स्टडी। तीसरा हुआ पोस्ट स्टडी। इसका मतलब है कि जब शिक्षक पढ़ाकर चले जाएं तो अच्छे बच्चे घर पर सेल्फ स्टडी के समय पढ़ाए गए पाठ को खोलकर देखते हैं कि आज इस पाठ में क्या क्या सर ने पढ़ाया, कहीं कुछ नया तो नहीं बताया, कुछ बताना रह तो नहीं गया। तो इस तरह की जो पढ़ाई है इसी को बुलाते हैं पोस्ट स्टडी, यानी बाद में की गई स्टडी। पढ़ाई का चौथा और सबसे अंतिम चरण है वो है रिवीजन, और इसका मतलब है कि पढ़ाए गए पाठ को समय समय पर सरसरी निगाह से देखते रहना, ताकि पढ़ाई गई हर बात आपके जहन में, आपके मन मस्तिष्क में मौजूद रहे। दोस्तों अगर इन चारों स्टेप्स को प्रॉपर वे में फॉलो किया जाए तो कम से कम 80 से 90% तक जो चीजें हैं वो ऐसे ही याद हो जाएंगी। यानी आप इन 80 से 90% चीजों को सीख चुके होते हैं, इसीलिए इन्हें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों पढ़ाई के इन चारों चरणों में पढ़ने का तरीका भी अलग अलग है, और आपको मैं दूसरे वीडियो में इसे बहुत बढ़िया से बताने की कोशिश भी करूंगा। लेकिन आप चूंकि मेरी बात को गंभीरता से लें, मेरी बात को समझने की कोशिश करें, इसलिए आपको मैं सबसे पहले रटने और सीखने में अंतर को समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों कुछ देर पहले मैंने चर्चा की है कि अगर आप रटेंगे तो भूलेंगे ही भूलेंगे, आज नहीं तो कल, लेकिन अगर आप उस चीज को सीख गए तो फिर उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। इसीलिए आपको रटने और सीखने में फर्क बहुत जरूरी है समझना। दोस्तों रटने की प्रक्रिया क्या है, ये कैसे काम करती है, और कोई भी चीज को रट लेने के बाद आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इसे सीख गए, इसे समझने के लिए मुझे फिजिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। और मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा।
दोस्तों, आपने रामधुन यानी अखंड संकीर्तन के बारे में तो जरूर सुना होगा। मान लीजिए कि कल आपकी कॉलोनी के मंदिर पर अखंड कीर्तन का आयोजन था। संकीर्तन का मंत्र था सीताराम सीताराम सीताराम। पूरे मोहल्ले में हर दिशा में बड़े बड़े चोंगे लगे हुए थे। इसलिए सोते उठते बैठते यानी जब तक आप जगे हुए हैं, आपके कान में उस चोंगे के माध्यम से वो सीताराम 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 की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। यहां तक कि आप जब सो चुके होते हैं तब भी आपका ये सबका माइंड जो है ना, वो सीताराम सीताराम की ध्वनि सुन रहा होता है। दोस्तों, अब जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, आपने फिजिक्स में सोनोरस साउंड यानी गुंजायमान ध्वनि के बारे में जरूर पढ़ा सुना होगा। आपने मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस पढ़ते समय भी पढ़ा होगा कि मेटल प्रोड्यूसेस सोनोरस साउंड बट नॉन मेटल कैन नॉट प्रोड्यूसेस सोनोरस साउंड। मतलब अधातु यानी नॉन मेटल पर जब आप किसी चीज से प्रहार करते हैं ना, तो इससे केवल एक ही बार ही टक या ठक की आवाज होती है। पर मेटल को अगर किसी मेटल से प्रहार किया जाए तो प्रहार खत्म हो जाने के बाद भी कुछ देर तक टन घन की आवाज सुनाई पड़ती रहती है। इसी साउंड को जो प्रहार खत्म होने के बाद भी कुछ देर तक लगातार जारी रहती है, इसे फिजिक्स में सोनोरस साउंड यानी गुंजायमान ध्वनि कहा गया है। अब लौटते हैं दोस्तों उस अखंड संकीर्तन पर। जैसा मैंने बताया था कि अखंड संकीर्तन जो है कल शाम 4 बजे शुरू हुआ था और आज शाम 5 बजे उसका समापन हो गया। अब चोंगा वगैरह भी उतारा जा चुका है। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, यानी कि कीर्तन खत्म हुए 1 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। चोंगा भी नहीं बज रहा, फिर भी आपके कान व दिमाग में सीताराम की ध्वनि धीरे 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 गूंजती रहती है। आप जब तक सोने नहीं चले जाएंगे तब तक यह ध्वनि आपके कान व दिमाग में गूंजती रहेगी। जब आप सोकर उठेंगे तब भी वह ध्वनि आपके कान व दिमाग में गूंजती रहेगी। हाँ, यह अलग बात है कि उस समय उसकी फ्रीक्वेंसी लो रहेगी, यानी जैसे जैसे समय बीतेगा इस ध्वनि की फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कम होती जाएगी और एक समय बाद वह बिल्कुल बंद हो जाएगी। दोस्तों, ठीक इसी तरह जब हम किसी चीज को याद करने के लिए बार बार उस चीज को बोलकर दोहराते हैं ना, तो वह चीज ठीक उसी सोनोरस साउंड की तरह हमारे दिमाग में गूंजती रहती है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि हम इसे सीख चुके हैं। बाद में जब ये गूंजना बंद हो जाता है तो हम उसे भूल जाते हैं। जैसे सोनोरस साउंड जब प्रोड्यूस हो रहा होता है उस समय अगर हम उस मेटल को टच कर देना जो कि सोनोरस साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर उससे आवाज आनी बंद हो जाती है। ठीक उसी तरह से अगर आप कोई चीज याद किए हुए हैं तो उसमें से एक शब्द या एक पंक्ति भी अगर आपसे भुला जाए तो आप आगे का सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई आपको वो भूला हुआ शब्द या पंक्ति याद दिला देता है तो आपको फिर आगे का सब कुछ याद आ जाता है। दोस्तों, आपने प्रश्न पत्र के ऊपर दिए गए निर्देशों में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ देखा होगा, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन इन देयर ओन वर्ड्स, यानी परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। दोस्तों, ये अपने ही शब्दों में उत्तर दें, इसका क्या मतलब है? दोस्तों, जैसे अपने ग्रामर में नरेशन बनाते समय डायरेक्ट व इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ा होगा। अगर वक्ता ने जो कुछ भी कहा है उसकी बातों को ज्यों का त्यों दोहरा दिया जाए तो इसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। पर वक्ता ने कहा कुछ भी, इससे कोई मतलब नहीं। वक्ता जो कुछ कहना चाह रहा है, वक्ता जो कुछ कह रहा है, उससे जो अर्थ निकलता है उसे समझते हुए जब आप उस वक्ता की कही हुई बात को दूसरे ढंग से कहते हैं ना, इसे ही अंग्रेजी में इनडायरेक्ट स्पीच बोला जाता है। और यही इनडायरेक्ट स्पीच ही दोस्तों ये अपने शब्दों का मतलब है। मतलब अगर आप रट कर लिखेंगे तो आप किताब में लिखी बातें या शिक्षक द्वारा लिखाया गया जवाब को ज्यों का त्यों लिखेंगे। यह पुस्तक के शब्द या शिक्षक के शब्द कहलाएंगे। पर जब आप उस बात को समझकर अपने ढंग से समझकर लिखेंगे ना, तो ये जो शब्द होंगे ना वो आपके अपने शब्द कहलाएंगे। जब तक आप जवाब को सही से समझ नहीं पाएंगे,
आप कभी भी उस प्रश्न के जवाब को अपने शब्दों में लिख ही नहीं सकते। जो छात्र रट कर लिखेगा सबका उत्तर एक जैसा होगा, पर जो छात्र समझ कर लिखेगा उन सभी के उत्तर में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य होगा। दोस्तों, आपने कई बार शिक्षकों के मुंह से परीक्षाओं में कहते हुए सुना होगा कि नकल मत करना, नकल करोगे तो हम समझ जाएंगे, भले ही मैं तुम्हें नकल करते हुए देखूं या नहीं, और इसीलिए नंबर कट जाएगा। दोस्तों, अब आपसे एक प्रश्न है, क्या शिक्षक कोई जादू जानते हैं जो आपको नकल करते हुए नहीं भी देखेंगे फिर भी समझ जाएंगे कि आपने नकल किया है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षकों को पुस्तक की भाषा पता होती है। अगर उन्होंने खुद उत्तर लिखवाया है तब तो उनको अपना लिखाया हुआ एक एक शब्द याद रहता है। अगर आप रट कर लिखेंगे तो आपके उत्तर में एक एक शब्द वही होगा जो आपके शिक्षक ने लिखाया है या जो आपने किताब में से रटा था। जो छात्र उसे समझ कर लिखेगा ना, उसके उत्तर में कुछ ना कुछ तो अंतर अवश्य होगा। उसके शब्द अन्य परीक्षार्थियों से बिल्कुल अलग होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले बता रहा था आपको कि जब आप समझ कर लिखेंगे ना तो सबसे पहले तो कोई बात आपको भुलाएगा ही नहीं, और अगर आप कुछ भूल भी गए ना तो अपनी ओर से कुछ और जोड़ करके अपने उत्तर को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रट कर लिख रहे हैं ना तो थोड़ा सा भी भूल जाने पर आप आगे का कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि स्कूल की तरह आपके टीचर्स आपको एक शब्द या एक वाक्य बताने वाले नहीं हैं। इसीलिए समझना जरूरी है। दोस्तों, सही से समझ जाने को ही सीखना कहते हैं। अब आप किसी चीज को कैसे सीख सकते हैं, इसके लिए आपको कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, मैंने जो अभी कुछ देर पहले प्री स्टडी, स्टडी, पोस्ट स्टडी और रिवीजन के बारे में बताया है, उन्हें फॉलो करते हुए आपको क्या क्या करना चाहिए, यह सब मैं आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये सचमुच अच्छा लगा हो तो आप अपने विचार अपने कमेंट के माध्यम से जरूर मुझ तक पहुंचाएं, ताकि मैं जल्दी ही इसका दूसरा भाग लेकर आने का साहस बटोर सकूं। दोस्तों, मेरा यकीन कीजिए दूसरा भाग आपको पहले से भी कहीं अधिक पसंद आएगा, लेकिन मैं ये तभी लेकर आऊंगा जब आप इस वीडियो को देखकर कमेंट करेंगे। जितने अधिक लोग इस वीडियो पर कमेंट करेंगे मैं उतनी ही जल्दी इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा। यह पार्ट आपको याद करने व भूलने के झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा दिला देगा। अतः अगर ये वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा हो तो मैं आपसे एक और प्रार्थना करूंगा, आप इसे जमकर शेयर करें ताकि अन्य बच्चों के ऊपर से भी परीक्षा का तनाव थोड़ा कम हो सके। दोस्तों, अगर आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से प्रार्थना करूंगा दोस्तों कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रखिए, स्वस्थ रहिए। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।